खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाइए और हाँ, फर्स्ट इंडिया को सब्सक्राइब जरूर। नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। आज विश्व कैंसर दिवस है। कैंसर एक ऐसी बीमारी जिसका पता 50% लोगों को जब तक लगता है तब तक वो बीमारी इतनी फैल चुकी होती है कि इसको कंट्रोल करना मुश्किल होता है। देश में हर 1 लाख लोगों में से 94 पुरुष और 104 महिलाएं कैंसर का शिकार है। राजस्थान में भारत के कुल कैंसर मरीजों की संख्या लगभग 6% के आसपास है। अंग्रेजी की एक कहावत है कि प्रिकॉशन इज बेटर देन डिजीज, यानी बीमारी से सावधानी अच्छी है। लेकिन कैंसर जैसी बीमारी के लिए सावधानी तो जरूरी है ही, साथ में बेहद जरूरी है कि तुरंत पहचाना जाए और तुरंत इलाज को शुरू करवाया जाए, वरना स्थिति बेहद मुश्किल हो जाती है। आंकड़े बताते हैं कि 2019 में कैंसर से लगभग 1 करोड़ लोगों की मौत हुई, जो 2010 के मुकाबले 21% ज्यादा है। ये रिपोर्ट जर्नल जामा ऑन्कोलॉजी में प्रकाशित हुई। वहीं आईसीएमआर के मुताबिक 2020 में कैंसर के 13,90,000 मरीज थे, जो 2025 में बढ़कर 15,70,000 हो जाएंगे। लेकिन सवाल जागरूकता का है। सवाल कैंसर के इलाज का महंगा होने से जुड़ा है। सवाल कैंसर से जुड़े कारणों की जागरूकता से जुड़ा है और कैंसर पीड़ितों की कैंसर के बाद की जिंदगी से जुड़ा है। आज हम आपको न सिर्फ कैंसर की रोकथाम के बारे में बताएंगे, बल्कि ये ना हो इसके लिए आपको आज से ही क्या करना है ये भी बताएंगे। साथ ही उनसे मिलवाएंगे जिन्होंने कैंसर से लड़कर जीत हासिल की है, क्योंकि कैंसर से लड़ना है, डरना नहीं है। ने अपने ईश्वर से कहा, क्यों प्रभु मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? क्या और लोग नहीं थे दुनिया में? कोई उत्तर नहीं दिया उस वक्त मेरे ईश्वर ने मेरे इस क्यों का। लेकिन आज जब सर्जरी के बाद, कीमोथेरेपी के बाद, रेडियोथेरेपी के बाद पीछे मुड़कर देखती हूँ तो अब मुझे वो लहरें इतनी भयभीत नहीं कर पाती जी, क्योंकि मेरा ईश्वर मेरे साथ था, अपनी अंगुली को थामे हुए। मैम 2 तस्वीरें आपकी दिखा रहे हैं, हम टीवी स्क्रीन पर लगातार दिखा रहे हैं। एक वो जिसमें बाल नहीं थे, आप इलाज के दौर से गुजर रही थी, और दूसरी जिस पर बाल भी हैं और चेहरे पर मुस्कुराहट भी है। लेकिन उस फोटो में मुझे जो नजर आया वो ये कि जब बाल नहीं थे, आपके हाथ में जो मैगजीन थी उस पर पैशन लिखा हुआ था। क्या पढ़ाई आपका एक पैशन था जिसने आपको इससे दूर निकाला,
और जिस वक्त बाल नहीं थे, कहते हैं कि महिला की सुंदरता होती है और इस दर्द से जो भी गुजरता है एक बार उसको सुंदरता को खोना पड़ता है। क्या उस दौरान आपको महसूस होता है कि सुंदरता आंतरिक होती है और बाहरी समाज को उसे समझना जरूरी है, उसके साथ खड़ा होना जरूरी है? बिल्कुल सही कहा आपने कि जब बाल मेरे सिर पर नहीं थे, मैंने उस लाइफ को भी बहुत एंजॉय किया और मैं बार बार सोचती थी कि जीवन में ये 1 साल का दौर दोबारा नहीं आने वाला है, तो क्यों ना मैं ऐसे एंजॉय करूं। और बहुत सारे ऐसे फोटोग्राफ मैंने लिए। यदि थोड़ी भी तकलीफ़ होती तो शायद आपको विग मेरे चेहरे पर दिखाई देता, आपको स्कार्फ मेरे चेहरे पर दिखाई देता, लेकिन मैंने उस लाइफ को एंजॉय किया है। ठीक है डॉक्टर हेमंत मल्होत्रा जी, सर जब कैंसर पेशेंट आपके पास आते हैं और पहली बार जब उनसे मुलाकात होती है, उनके जहन में क्या चल रहा होता है? कौन से डर होते हैं उनके जहन में और कौन से सवाल होते हैं? आपका मैं सवाल का जवाब दूं उसके पहले सबसे पहले तो मैं मैडम को प्रणाम करना चाहता हूं। इनकी वजह से और इनके जैसे रोगियों की वजह से हमारा एग्जिस्टेंस है, हमारी साइंस है, हमारी रिसर्च है, हमारी स्टडी है। और इन्होंने जो डिस्क्राइब किया व्हाट द पेशेंट गोज थ्रू, उससे बेटर डिस्क्रिप्शन तो मेरे पास हो ही नहीं सकता जी। तो 2 मेन सेंटिमेंट्स जो हैं वो हमको सबसे पहले देखने को मिलते हैं कि डॉक्टर साहब आपका डायग्नोसिस गलत तो नहीं है। फर्स्ट थिंग वो लोग बोलते हैं कि नहीं ये मुझको नहीं हो सकता है। देन द सेकंड थिंग इज़ द फेज ऑफ डिप्रेशन व्हेन दे से कि व्हाई मी। जैसे मैडम ने अभी बताया, इन्होंने अपने ईश्वर से पूछा कि मेरे को ये प्रताड़ना आपने क्यों दी, इतने सारे लोग दुनिया में और हैं, व्हाई नॉट समबडी एल्स। और तीसरा फिर फेज ऑफ एक्सेप्टेंस होता है जब पेशेंट और पेशेंट के परिवार वाले एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हाँ ये तो सत्य है और अब आगे कैसे बढ़ना है, आगे कैसे चलना है। ठीक है सर, और जब इलाज शुरू हो रहा होता है, क्योंकि अब राजस्थान में तो बहुत सी चीजें बदल गई हैं, लेकिन एक दौर वो भी रहा कि कैंसर घरों को बर्बाद कर देता था। इसलिए नहीं कि वो कैंसर बीमारी हो गई, इसलिए कि उसका इलाज इतना महंगा है कि बहुत ज्यादा दिक्कतें आती थी। क्या माने कि उस दौर में हम बहुत कुछ बदल चुके हैं? सिर्फ राजस्थान में चिरंजीवी योजना से बदलाव आया, अभी भी बहुत महंगा है। देखिए, मेरे को ऑन्कोलॉजी में करीब 35 साल हो गए हैं। मैंने 1990 में शुरू किया था टाटा हॉस्पिटल से ट्रेन होने के बाद। और जो पहला दूसरा या कुछ इनिशियल ईयर्स थे उसमें सबसे ज़्यादा कष्ट मेरे को उस वक़्त होता था जब कोई अर्ली स्टेज में क्योरेबल कैंसर मेरे पास आता था। जैसे कोई 9 साल का बच्चा जिसको ब्लड कैंसर है। अब मुझे मालूम है कि इस बच्चे को मैं 70% तक चांस है कि ये पूरी तरीके से ठीक हो जाएगा। कोई हॉचकिन्स लिम्फोमा का पेशेंट आता था, गिल्टियों के कैंसर का पेशेंट आता था, क्योर रेट्स जिसमें 70% 80% हैं, और इलाज हम लोग नहीं दे पाते थे खर्चे के अभाव से। तो जो उस टाइम पे कष्ट होता था वो मैं आपको बयान भी नहीं कर सकता। और अभी आज की तारीख में अब 30 साल बाद after 3 decades I can very confidently say that in the government hospital like SMS, where I spent more than half of my life, and in the private hospital also, where Mahatma Gandhi Hospital, where I am these days, whatever the economic status of the patient, because of help from the Prime Minister and because of help from our Chief Minister and our government, we are able to cure these patients, treat these patients. एफर्ट तो हम कर सकते हैं, जो नतीजा होता है वो हमारे हाथ में होता नहीं है, वो तो भगवान के हाथ में होता है। बट कम से कम स्टैंडर्ड ऑफ केयर ट्रीटमेंट मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट्स को हम लोग अब दे पाते हैं इन इंश्योरेंस स्कीम्स की वजह से और इन गवर्नमेंट सपोर्ट की वजह से। ठीक है संदीप जसूजा जी, अभी भी कितने % पेशेंट ऐसे हैं जो अर्ली स्टेज में कैंसर को डिटेक्ट कर लेते हैं? देखिए, अभी भी जो डेवलपिंग कंट्री और डेवलप्ड कंट्री है उनमें बहुत डिफरेंसेस हैं, बिकॉज ऑफ हमारी अवेयरनेस, बिकॉज ऑफ अर्ली डिटेक्शन एंड लैक ऑफ स्क्रीनिंग मोडेलिटीज़ जो भी हम लोग नहीं कर पाते हैं। तो आप ये कहें कि अगर हम ब्रॉडली कहें कि अब डेवलप कंट्री US से UK में कहें तो अर्ली स्टेज में 70% डिटेक्ट हो जाते हैं जिनको हम क्योर कर लेते हैं और जिनको ठीक कर लेते हैं। तो 10 में से 3 लोग ही वहाँ पे एडवांस स्टेज में होते हैं या उनकी डेथ होती है। पर इंडिया में जो डेवलपिंग कंट्री हैं उनमें जो डिटेक्ट होते हैं वो 3 से 4 लोग ही अर्ली स्टेज में डिटेक्ट हो पाते हैं, 20 to 30% या 20%, और 70 to 80% जो डिटेक्ट नहीं हो पाते हैं और एडवांस स्टेज में आते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई ट्रीटमेंट में कोई डिफरेंस है, ऐसा नहीं है कि कोई हमारे यहाँ विशेषज्ञ नहीं है।
या वो इलाज अवेलेबल नहीं है इंडिया में या हमारे राजस्थान में या एसएमएस में या फिर प्राइवेट में अवेलेबल नहीं है। पर प्रॉब्लम वही है डिटेक्ट की और भ्रांतियों की। अगर अर्ली स्टेज में डिटेक्ट हो जाए तो कैंसर पहली और दूसरी स्टेज में 90% तक क्योर किया जा सकता है। जी सर, और राजस्थान में हम कहाँ खड़े हैं? राजस्थान में कितने मरीज हर साल बढ़ रहे हैं? कितनों को इलाज हम दे पा रहे हैं? बिल्कुल, अगर आपने जैसे डिस्कस किया कि जो इंडिया में 13 लाख के करीब नए मरीज़ आते हैं, 6 लाख मेल आते हैं, 7 लैक्स फीमेल है। जो लास्ट जो डाटा 2020 का था, इंडिया में भी राजस्थान में 1 से 1.5 लाख करीब मरीज़ जो हैं वो पर ईयर हमारे न्यू डिटेक्शन होते हैं इनमें। और अभी डाटा हम लोग एक हमारे यहाँ लैक जो है रजिस्ट्री का उसका चल रहा है। पब्लिक रजिस्ट्री बनते ही हमारे को एग्जैक्ट डाटा का हमें आइडिया लग जाएगा कि राजस्थान में कितने पॉपुलेशन को कैंसर है और कितने न्यू डिटेक्शंस हो रहे हैं। जी, और वर्तमान स्थिति में क्योंकि भ्रांतियां बहुत ज़्यादा हैं कि किससे कैंसर होता है, किससे कैंसर नहीं होता है, क्या आप बता पाएंगे कि वो 5 बड़े कारण जिनकी वजह से कैंसर होता है? बिल्कुल, अगर हम बात करें कैंसर होने की, कैंसर का सबसे मेन जो इशू है वो लाइफस्टाइल डिजीज़ है। ये कैंसर को हम लाइफस्टाइल डिजीज़ कहते हैं, जैसे हार्ट लाइफस्टाइल डिजीज़ है, हार्ट की डिजीज़, वैसे कैंसर है। 70 to 80% कैंसर हमारी लाइफस्टाइल की होती है। आप सरप्राइज़ करेंगे कि ऐसा कैसे। आप देखिए 30 to 40% कैंसर जो होते हैं वो 30%, 25 to 30% वो टबैको रिलेटेड होते हैं। जितने टबैको के कारण कैंसर होते हैं, लंग का कैंसर है जिसमें स्मॉल सेल का 100% टबैको से ही होता है। 80 to 90% जो लंग कैंसर है वो टबैको से होते हैं, जो मोस्ट कॉमन कैंसर है अभी मेल का। तो 70 to 80% जो हमारी लाइफस्टाइल है, सेडेंट्री लाइफस्टाइल, पेस्टिसाइड, एनवायरमेंटल पोल्यूशन, या फिर जैसे खदानों में काम करते हैं एस्बेस्टोसिस, या फिर जो फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं, तो 70 और जो एक्सरसाइज, लैक ऑफ एक्सरसाइज, रेड मीट, बैड हैबिट्स, अल्कोहल, जी, तो ये सब चीज़ें 70 to 80% करती है। रेस्ट जो है वो जेनेटिक हो सकते हैं या फिर एज रिलेटेड कैंसर्स हैं। लेकिन आप ये मानते हैं 30% तंबाकू की वजह से होता है? यस। हेमंत मल्होत्रा जी, आपको भी लगता है सर 30% तंबाकू की वजह से होते हैं और बाकियों को छोड़ दिया जाए? आई थिंक जो डॉक्टर जसूजा जी ने बोला, मैं करीब उससे सहमत हूँ। एक बिंदु और मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ। कुछ इन्फेक्शन रिलेटेड कैंसर्स होते हैं, जैसे लिवर का कैंसर होता है जो हेपेटाइटिस वायरस की वजह से होता है, और जो अपने देश में प्रदेश में सबसे प्रचलित महिलाओं का कैंसर है सर्वाइकल कैंसर या बच्चेदानी के मुख का कैंसर, वो एक ह्यूमन पैपिलोमा वायरस होता है, उसकी वजह से होता है। और ये दोनों कैंसर्स वैक्सीन से प्रिवेंटेबल हैं। जी, जैसे अभी अपन ने कोविड के पैंडमिक में वैक्सीन का सक्सेस देखा, सेकेंड वेव और थर्ड वेव में जो डिफरेंस देखा मौतों में, हॉस्पिटलाइजेशंस में, आईसीयू एडमिशन्स में, वही इफ़ेक्ट वैक्सीन का जो वायरस रिलेटेड कैंसर्स हैं, और 2 उसमें से एस्टैब्लिश्ड हैं, लिवर कैंसर्स जिसको हम लोग हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा बोलते हैं, और सर्वाइकल कैंसर जो अपने देश में महिलाओं में सबसे ज़्यादा प्रचलित कैंसर है। तो वो उसका ज़रूर ध्यान रखने की ज़रूरत है, बिकॉज ये दोनों प्रिवेंटेबल कैंसर्स हैं एक साधारण वैक्सीन से। ठीक है सर, ये मैंने कंफर्म इसलिए किया क्योंकि आज हमारे चिकित्सा मंत्री ने कहा कि तंबाकू की वजह से कैंसर नहीं होता। गांव में एक दिन में 20-20 बार तंबाकू का सेवन करते हैं, उनको कैंसर नहीं होता है। आप तंबाकू से दूर रहिए, और इसीलिए तंबाकू के जितने भी पैकेट्स होते हैं उन पे बड़ी बड़ी तस्वीरें होती हैं, और वो तस्वीरें उसी कैंसर की होती है जिनको तंबाकू की वजह से हो चुका होता है। लेकिन ज्योति जी, आपके बारे में बताइए मैम, जब कैंसर के बारे में आपको पता चला, फैमिली रिएक्शन क्या थी? क्या फैमिली का सपोर्ट था? और आपके अंदर जो कैंसर रहा उसका कारण क्या रहा? क्या कभी समझ पाए कि वो कैंसर क्यों हो गया? बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है आपने। जो कारण डॉक्टर साहब अभी चर्चा कर रहे थे, शायद डॉक्टर साहब मेरी इस बात से सहमत होंगे कि अकेलापन भी एक बहुत बड़ा कारण होता है महिलाओं में इस तरह के ब्रेस्ट कैंसर और इन चीज़ों को जी आगे होने के लिए। मैं बिल्कुल, कहीं मुझे कोई लक्षण नहीं थे। मैं बता सकती हूँ कि यदि ये सोचें कि कोई लक्षण होगा तभी हम किसी डॉक्टर के पास जाएंगे, मैं एकदम स्वस्थ थी, और मैं सिर्फ अपनी फ़िटनेस को और बढ़ाने के लिए एक फ़िटनेस सेंटर पर गई, और वहाँ स्टीम और मसाज की प्रक्रिया से मैं जुड़ी। मसाज जब उसने मुझे किया तो उसने कहा कि आपके ब्रेस्ट में एक लंप है, आपने किसी डॉक्टर को दिखाया? आप सोच सकते हैं कि मैं इतनी एजुकेटेड और इतनी जानकारी रखने के बावजूद
कैंसर जैसी चीज़ में नहीं उलझना चाहती थी। मैंने बिल्कुल उसको मना किया कि अभी इन चीज़ों में मुझे उलझने का वक्त नहीं है और तुम अपना काम करो। दूसरे दिन फिर मैं गई तो उन्होंने कहा आपको लंप है और आप डॉक्टर को यदि नहीं दिखाएंगी तो मैं आपकी कल मसाज नहीं लूँगी। मुझे मजबूरी में डॉक्टर के पास जाना पड़ा सिर्फ ये सर्टिफिकेट लेने के लिए कि मुझे कैंसर नहीं है, मैं उसे देकर और अपनी फिटनेस को बढ़ाऊँ। जैसे ही डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने कहा कि एक छोटा सा टेस्ट होता है, मेमोग्राफी का टेस्ट है, FNSC टेस्ट है, आप इसको करवा लीजिए। मैंने उस समय तक भी उससे बचने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वो टेस्ट हुआ और मुझे कैंसर डिटेक्ट हुआ तो मेरे पैरों के तले ज़मीन खिसक गई। आपने पूछा कि घर के लोगों का सपोर्ट, घर के लोगों के सपोर्ट तक तो शायद मैं आना ही नहीं चाहती थी। मुझे लगा कि अब बहुत बर्बाद नहीं होना है और मुझे एक क्षण होता है जब व्यक्ति बहुत कमज़ोर क्षण होते हैं, उस समय वो क्षण आया और मैंने सोचा कि मुझे अब इस दुनिया में उस तड़प तड़प के जीने से अच्छा है कि मुझे ये छोड़ देना है जी। लेकिन जब मुझे पता चला कि एक परिवार का सपोर्ट मेरे साथ है, सारे अपने लोग मुझे कितना प्यार करते हैं, तो बस वो थोड़ा सा वो क्षण था, टल गया और वो ताकत मेरे अंदर तो भर आप गई। घुड़सवारी करती हैं? फिर तो मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। ठीक है, वापस मैं आपके पास लौटूंगा। हमारे साथ एक और कैंसर के सर्वाइवर कर्नल राकेश मिश्रा जी जुड़ गए हैं। राकेश मिश्रा जी, बहुत बहुत स्वागत सर। सर, आपके चेहरे की जो हल्की सी स्माइल है ना, वो ना जाने इस वक्त कितने लोगों को बूस्टर डोज दे रही होगी, और बूस्टर डोज की जरूरत है क्योंकि कैंसर को लेकर काफी लापरवाही है। सर, अपनी जिंदगी के बारे में सर बताइए कि किस तरीके से कैंसर के बारे में आपको जानकारी लगी, उसके बाद जिंदगी कैसी थी और आज जिंदगी कैसी है? ज़िंदगी बहुत अच्छी निकल रही थी। 28 साल मैंने जब कैंसर मुझे डिटेक्ट हुआ तब तक मैं तकरीबन 26 साल मैंने इंडियन आर्मी में सर्विस कर चुका था मैं। और अकस्मात 1, 2, 3 महीने पहले से यूरिन में थोड़ा सा ब्लड आने लगा जो बिल्कुल पेनलेस था। तो लगा कि शायद ऐसा कुछ खा लिया होगा, क्योंकि उसके 2-3 साल पहले लेफ़्ट किडनी में 1-2 स्टोन्स निकले थे, तो वो विदाउट मेडिकेशन वो निकल गए। तो उस समय जब किडनी स्टोन के कारण ब्लड निकला था तो वही दिमाग के अंदर वहम था कि शायद उसके कारण ही हो रहा हो। और मैं अमेरिका गया था अपनी बड़ी बेटी को छोड़ने के लिए, और जैसे ही वापस आया तो 4 सितंबर ऑनवर्ड्स मुझे काफ़ी जम के खून निकला पेशाब में और हेमिचुरिया बोला गया वो। 7 सितंबर को मेरा USG हुआ जिसके अंदर ट्यूमर निकला राइट किडनी में। 7th को मेरा CT स्कैन हुआ जिसमें पता चला कि RCC है, रीनल सेल कार्सिनोमा कैंसर। फिर मेरा फुल बॉडी पेट स्कैन हुआ 9th को, और जिसके अंदर लकीली कैंसर खाली डिटेक्ट हुआ राइट किडनी के उस ट्यूमर में, जिसके बनस्बत ट्यूमर का साइज़ इतना बड़ा था कि पूरी किडनी, राइट किडनी निकालनी पड़ी मेरी। लेकिन तब मैं जयपुर में छुट्टी पाया हुआ था, तो CK बिरला में डॉक्टर देवेंद्र शर्मा ने मेरा ऑपरेशन किया था, जिनकी मैं काफ़ी सराहना करना चाहूँगा, क्योंकि वो खुद ही वो जानते थे कि मैं आर्मी से हूँ और मैं बॉर्न स्पोर्ट्समैन था, और वो खुद बहुत अच्छे स्पोर्ट्समैन हैं। तो वो जानते थे कि मैं रुकने वाला नहीं हूँ। उन्होंने बोला था, सर आप 6 महीने तक कुछ मत करना। फिर भी मैं नहीं माना, और 1.5 महीने के बाद मैंने अपनी साइकिलिंग चालू की, और फिर तब तक मैं बहुत अच्छा बॉडी बिल्डर था। फिर मैंने धीरे धीरे फिर अपनी बॉडी बिल्डिंग चालू की, और एक ही चीज़ ठान ली कि क्योंकि फौजी स्पिरिट तो था ही, और तब तक तो सभी को प्रोत्साहन और एनकरेजमेंट करते आए थे। अब वो समय था कि मैं अपने आप को खुद को एनकरेज करूं, खुद को उठाऊं, क्योंकि अगर मैं झुक जाता तो घर में मेरी 2 बेटियां हैं, घर में पेरेंट्स हैं, वाइफ हैं, बाकी बहुत क्लोज फ्रेंड्स हैं, उनका क्या होता। तो शुरू से, क्योंकि वो फौजी आदत रही है कि यू लीड बाय एग्जाम्पल, आप दूसरों के लिए एग्जाम्पल बनते हो, तो वो समय आ गया था कि मैं फिर से एग्जाम्पल बनता, और फिर मैंने अपना सब कुछ, सारी दिनचर्या वैसी सर, कभी ये समझ पाए कि ये कैंसर किस वजह से हुआ? कभी ये चीज़ कभी समझ में ही नहीं आई, बिकॉज जैसे अभी मैं डॉक्टर साहब लोगों की बात सुन रहा था कि जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं या एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं। सो प्रोबेबली मैं जब उस समय मेरे को कैंसर हुआ तो उस समय मैं जम्मू कश्मीर में पोस्टेड था, और क्योंकि वर्क नेचर ऐसा था कि रिमोट एरियाज़ में जाना पड़ता था। सो कभी कभी हमारे खाने, मतलब हाई ऑल्टीट्यूड तक में गया हूँ मैं, तो खाने की कोई एक
प्रॉपर सुविधा नहीं होती थी, खाने में गैप हो जाता था। ओके। बट क्योंकि फिटनेस पूरी हमेशा रही तो ये काफ़ी ताज्जुब हुआ कि कैंसर निकला कैसे, डिटेक्ट कैसे हुआ। तो जैसे एट्रीब्यूट करते हैं डॉक्टर्स की ये एनवायरमेंटल फैक्टर्स ही हैं, क्योंकि कोई बुरी लत तो थी नहीं, बट कहीं ना कहीं ये डाउट जरूर पैदा हुआ कि भाई डाइट कैसी रही होगी। सर ये सवाल दरअसल मैंने इसलिए पूछा क्योंकि हजारों लोग ये सवाल खुद से करते हैं कि उन्हें क्यों हो गया। आप सोचिए, कर्नल हैं, ज्योति जी हैं, ये दोनों ही फिटनेस के लिए जाने जाते हैं और फिर भी इनको आज तक समझ नहीं आया कि कैंसर क्यों हो गया। कैंसर से घबराना नहीं है, डरना भी नहीं है, उससे लड़ना है। संदीप जी, सर बहुत से लोगों से मैंने बात की इस प्रोग्राम को करने से पहले, कुछ केसेस ऐसे भी सामने आए जिनमें कहा गया कि उन्हें कुछ हुआ, वो अचानक से किसी डॉक्टर के पास गए, उन्होंने उसको ऑपरेट किया और फिर उनको पता चला 2 महीने 3 महीने के बाद से वो फिर से बढ़ा और बहुत तेजी से बढ़ा। क्या डॉक्टर्स की भी जिम्मेदारी आप इसमें मानते हैं कि अगर उनको कहीं भी, मैं कहता हूं 99% का भी कंफ्यूजन का बीच का है, तो क्या उन्हें उस कंफ्यूजन को दूर नहीं करना चाहिए? और क्या वाकई में सच है कि अगर कैंसर किसी को है और उसकी सर्जरी हो रही है, उसके बाद और तेजी से शरीर में फैलेगा? बिल्कुल, आपने बहुत रेलिवेंट क्वेश्चन किया ये कि ये भ्रांतियाँ भी हैं और ये भ्रम भी है कई बार, और कुछ केसेस में होता भी ऐसा है। तो अभी जैसे हम कहें कि एक यंग कोई फीमेल आए, कोई 20 इयर्स की, जिसमें हम सोच भी नहीं सकते कुछ कैंसर, बिकॉज आप ब्रेस्ट कैंसर, जैसे मैम ने कहा कि आप सिंपल गए हैं ना, ब्रेस्ट कैंसर की हम बात करें तो ये मोस्ट कॉमनली 50 इयर्स प्लस की डिजीज़ या 40 ईयर, मिनिमम 40 इयर्स तो कह लीजिए, बट हम स्क्रीनिंग मैमोग्राम हम 50 इयर्स के इंडिया में कहते हैं करने के लिए, तो ये एल्डर एज की डिजीज़ है। अब कोई यंग पेशेंट का अगर 20-25 इयर्स की कहती है लंप है हमारे पास, और वो फाइब्रोएडिनोमा हार्मोनल होते हैं 99%। अब कोई डॉक्टर्स अगर उसको लंप एक फाइब्रोएडिनोमा काउंट करके ऑपरेट करता है और टर्न आउट टू भी अगर कैंसर हो जाता है, तो फिर इमीडिएट उसको आगे का प्लान करते हैं हम रिवीजन सर्जरी का। तो ये ऐसा होता है, मैं मना नहीं करता हूँ, बट ये कोई फॉल्ट नहीं है किसी डॉक्टर का, ये एक एज यूजुअल जो कॉमन प्रैक्टिस है उस हिसाब से होता है। ओके। हेमंत मल्होत्रा जी, सर लोगों को अगर जागरूक करना है तो ज़रूरी क्या है? उनके मैक्सिमम टेस्ट करना या उनको समझाना कि आपके शरीर में कोई दिक्कत है तो ये शरीर वो मशीन है, छोटी सी गलती पूरे पुर्जे को खराब कर देगी, मशीन को खराब कर देगी। ये जागरूकता पैदा करना ज़रूरी क्या है सर? देखिए, अपने देश में हम लोगों ने जो कैंसर से संबंधित एक्सपर्ट्स हैं, हम लोगों को मालूम है कि पूरे देश में स्मॉलेस्ट विलेज से लेकर मोस्ट पॉपुलेटेड मेट्रोपॉलिटन सिटी तक हम लोग पूरी पॉपुलेशन की स्क्रीनिंग नहीं कर सकते एज ऑफ जस्ट नाउ। हो सकता है 5 साल 10 साल में सिचुएशन चेंज होए, बट अमेरिका और इंग्लैंड की लेवल पे पहुंचने में स्क्रीनिंग के लिए हम लोगों को टाइम लगेगा। ओके। और जो सर अभी राजस्थान में जो वैन शुरू की हमने, हाँ जी, उसका फायदा हो रहा है? राजस्थान में वैन से कुछ कैंसर जरूर डिटेक्ट होंगे, पर आप ये मानिए कि राजस्थान की जो पूरी पॉपुलेशन है उसका ये 0.001% को भी कवर नहीं कर सकेगी। ओके। तो हमारा संदेश आज सुनने वालों को ये है कि अपने शरीर के बारे में जागरूक रहिए। सबसे महीनता से आप ही अपने शरीर को समझ सकते हैं। अगर आपको कुछ भी गड़बड़ लगे, खांसी होए लंबे टाइम तक, कोई छाला होए जो भरे नहीं, निगलने में दिक्कत हो, किसी भी ऑरिफिस से खून आए और 2-3 हफ्ते तक वो बना रहे, तो आप अपना चेकअप कराइए। ज़्यादातर चांस तो ये है कि आपको कैंसर नहीं होगा, बट अगर प्रारंभिक अवस्था में आपका कैंसर डायग्नोज हो जाता है तो आपकी 90% तक हम लोग क्योर कर सकते हैं उसको। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जैसे जसूजा साहब ने बताया, एक कैंसर प्रिवेंटिंग लाइफस्टाइल आप लीड कीजिए। ये अभी अच्छी तरह एस्टेब्लिश्ड है कि अगर अपनी युवा पीढ़ी, मैं 60 साल की उम्र में अगर कैंसर प्रिवेंटिंग लाइफस्टाइल कल से शुरू करूंगा तो मुझे नहीं फ़र्क पड़ेगा, कोई उसका मतलब कैंसर प्रिवेंशन का बेनिफिट नहीं होगा। बट अपने स्कूल जाने वाले बच्चे, कॉलेज जाने वाले बच्चे, यंग प्रोफेशनल्स, वो अगर ये कैंसर प्रिवेंटिंग लाइफस्टाइल को समझेंगे और अपनाएंगे तो 50 to 60% ऑफ कैंसर्स अवॉइड हो सकते हैं जी। और कैंसर प्रिवेंटिंग लाइफस्टाइल क्या होता है? कैंसर बनाने वाली चीज़ों से दूर रहिए। वो अपन ऑलरेडी डिस्कस कर सकते हैं। नंबर 1 चीज़ उसमें टोबैको है, किसी भी फॉर्म में, चाहे हुक्का हो,
चाहे गुटखा हो, चाहे वो सूंघने वाला स्नफ हो, चाहे बीड़ी हो, चाहे सिगरेट हो, एनी फॉर्म ऑफ टोबैको is very harmful, and there is no doubt that tobacco produces cancer. Not even a iota or a shadow of a doubt कि cancer, tobacco is linked with cancer. दूसरी चीज़, अपने मोटापे से दूर रहिए, रेगुलर एक्सरसाइज कीजिए, फिट रहिए। तीसरी चीज़, अपनी डाइट में खूब सारा लाल सब्जी, हरी सब्जी, लाल फ्रूट, हरा फ्रूट रखो। जितना बीटा कैरोटीन आप लेओगे उतना कैंसर में प्रिवेंशन होएगा। छोटी छोटी दूसरी चीज़ें हैं, हार्मोन से एक्सपोजर है, एक्सेस अल्कोहल है, सनलाइट से डायरेक्ट एक्सपोजर है, कुछ ऑक्यूपेशनल रिलेटेड कैंसर्स हैं जैसे यूरेनियम माइनिंग है, पेंट इंडस्ट्री में बेंजीन रिलेटेड पेंट्स हैं, एस्बेस्टॉस की माइनिंग है। इन चीज़ों से आप प्रिवेंशन कीजिए। सो 50 to 60% ऑफ कैंसर्स कैन बी अवॉइडेड, एंड दैट इज़ व्हाट वी शुड फोकस ऑन इन आवर, अपने देश में, अपने प्रदेश में। ठीक है सर, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन आप हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि इस बीमारी से डरना नहीं है, इस बीमारी से लड़ना है, इस बीमारी को हराना है। और 2 सर्वाइवर तो हमारे सामने हैं जिनके चेहरे की मुस्कान बता रही है कि अगर आप ये सोच लेंगे इसको हराना है तो आप हरा देंगे और जिंदगी को फिर से उसी तरीके से जिएंगे जैसे आप जीना चाहते हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद चलो। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं कैंसर से लड़ना है, डरना नहीं है। और अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो उस कंफ्यूजन को डॉक्टर के पास जाकर तुरंत दूर कीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि अर्ली स्टेज फिर फर्स्ट से सेकंड, थर्ड और फोर्थ स्टेज तक पहुंच जाए और फिर आप पछताते रह जाएं। इसलिए हमने आज स्टूडियो में बेहद खास पैनल आपके लिए बुलाया है। हमारे साथ स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट के अधीक्षक हैं डॉक्टर संदीप जी, महात्मा गांधी अस्पताल की कैंसर विशेषज्ञ हैं डॉक्टर हेमंत जी, हमारे साथ सर्वाइवर हैं ज्योति जी, और हमारे साथ राकेश जी हैं, जिनकी मुस्कुराहट के साथ उनकी जिंदगी को समझिए। और अगर आप टेंशन में हैं तो खुद को भी समझिए। राकेश जी, आपने अपने बारे में बताया सर, लेकिन क्या आज आपको लग रहा है कि आप जिंदगी को बिल्कुल उसी तरीके से जी रहे हैं जैसे कैंसर से पहले जीते थे? और क्या कभी ये डर सताता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वापस लौट कर आ जाएगा? देखिए, जहाँ तक ज़िंदगी जीने का सवाल है, जैसे मैंने पहले भी बोला, चारा कोई नहीं रह जाता। आपको ज़िंदगी फिर से वैसे जीना ही पड़ता है, क्योंकि अगर आप उस चीज़ को लेकर के बैठे तो वो स्ट्रेस और क्रिएट करेगा। और जैसे कहते हैं कि वो पॉजिटिव थिंकिंग से ही कोई चीज़ जाती है, और अगर उसके बारे में बिल्कुल नहीं सोचें तो ऐसा भी नहीं होता है, क्योंकि कैंसर प्रोटोकॉल इटसेल्फ कहता है, जैसे मैं आज 2 साल हो गए हैं, 2.25 साल, हर 3 महीने में मैं प्रोटोकॉल फॉलो करता हूं जो कंप्लीट कैंसर प्रोटोकॉल का टेस्ट होते हैं। तो जब मेरा टेस्ट होने वाला तो होता है, तब वो स्कैंजाइटी बोलते हैं, वो पक्का होता है जी। बट क्योंकि लाइफस्टाइल बिल्कुल फिर से नॉर्मल है, बहुत एक्टिव रहता हूं मैं, तो शायद उस विश्वास के साथ जाता हूं कि इस बार फिर क्लीन निकल आऊँगा। तो टचवुड, और भगवान की बहुत बहुत दया है, मेहर है कि आज 2.5 साल हो गए हैं, दोबारा कैंसर डिटेक्ट नहीं हुआ है जी। ज्योति जी, आपको कभी ऐसा लगता है, डर लगता है, क्योंकि जिस जिंदगी को आप जीकर आए हैं उस दौर में, उसको लेकर डर लगता है कि कभी दोबारा ऐसा ना हो? शायद बिल्कुल भी नहीं लगता। और अब जो ज़िंदगी है वो बिल्कुल बदल चुकी है, क्योंकि मुझे अपने जीवन की मूल्य समझ में आ गया है। अब तक मैं बहुत कैजुअली लेती थी अपने जीवन की, मुझे पता नहीं था कि ये इतना महत्वपूर्ण है और किस लिए। मैं बहुत खुश हूँ। आपको सुन के आश्चर्य होगा कि मुझे कैंसर क्यों दिया ईश्वर ने, ये जो मैं जवाब मांगती थी, आज मैं धन्यवाद देती हूँ उस ईश्वर को कि कैंसर मुझे दिया और मैं लोगों की तकलीफ़ को समझ पाई। शायद मुझे ये नहीं बीमारी मिलती तो मैं लोगों की इतनी गहरी तकलीफ़ों को कभी समझ ही नहीं पाती। मैम, आप उन पीड़ितों से मिलते हैं जिनको कैंसर है इस वक्त, उनके साथ वक्त भी बिताती हैं, उनका हौसला भी बढ़ाती हैं, उस दौरान कुछ महसूस होता है आपको? क्योंकि उनमें से बहुत से ऐसे होंगे जो शायद इस वक्त नहीं होंगे, हमारे बीच नहीं होंगे, सर्वाइव नहीं कर पाए। बहुत सारे लोग हैं, शायद आप में से भी शायद ही कोई ऐसा घर होगा जिनके घर से किसी अपने को आपने ना खोया हो कैंसर में, या कैंसर से पीड़ित आपका कोई रिश्तेदार ना हो। मैंने अपने इकलौते भाई को ब्रेन ट्यूमर से खोया है, अपने कई दोस्तों को खोया है, अपने कई रिश्तेदारों को खोया है। और इस कैंसर के होने के बाद आप जैसे डॉक्टर्स का मुझे सानिध्य मिला, और एथिक्स कमेटी की मैं भगवान महावीर कैंसर में मेंबर हूँ।
जी। डॉक्टर्स मेरे पास काउंसलिंग के लिए कई पेशेंट को भेजते हैं, क्योंकि फीमेल पेशेंट होती हैं। डॉक्टर्स मुझे ये कहते हैं कि हम इतना कंफर्टेबली उन्हें नहीं समझा पाते हैं, उन्हें कन्विंस नहीं कर पाते हैं जितना आपको देखकर उन्हें प्रेरणा मिलती है। तो मैं इन सब चीज़ों को देखती हूँ और मैं इस काम में लगी होती हूँ और ईश्वर को बहुत धन्यवाद देती हूँ कि मुझे ये कैंसर दे के इस चीज़ को जोड़ा और दोनों डॉक्टर्स मेरे साथ हैं। इस वक्त मैं ये कहना चाहूँगी कि जिन्हें हो शक वो करे और खुदाओं की तलाश। हम तो इन डॉक्टर्स को ही दुनिया का खुदा कहते हैं। यकीनन मैम, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। हेमंत मल्होत्रा जी, सर क्योंकि ये सवाल बहुत ज़्यादा लोगों के जहन में होता है कि आज कैंसर का इलाज हो गया, जड़ से मिटाने का बात भी हो गई, दावा भी हो गया, लेकिन फिर 10 साल 15 साल के बाद वो वापस लौट जाएगा, क्या ये सच है? अनफॉर्चुनेटली यस, मतलब ये होता है। कितनी भी सक्सेसफुल सर्जरी हम लोग करें, कितने भी सक्सेसफुल रेडिएशन करें, कितना भी सक्सेसफुल कीमोथेरेपी करें, थोड़ा बहुत चांस जो है कैंसर के वापस आने का, रिकरेंस का रहता है। इसमें कौन से प्रकार का कैंसर है और कौन सी स्टेज में डायग्नोज हुआ है और कितना कारगर ट्रीटमेंट अपन ने दिया है, उसके ऊपर भी ये काफ़ी हद तक डिपेंड करता है जी। कितनी जल्दी बीमारी वापस आएगी, 10 साल बाद भी आ सकती है वापस कि नहीं, 15 साल बाद भी आ सकती है कि नहीं, जहाँ से शुरू हुई उसी जगह पे आएगी या किसी दूसरे स्थान पे आएगी, लिवर में आएगी, ब्रेन में आएगी, बोन्स में आएगी। ये सब जो नेचुरल हिस्ट्री होती है वो कैंसर पे डिपेंड करती है। जब मैं टाटा हॉस्पिटल में गया था ट्रेनिंग के लिए 1989 में, तो वहाँ पे जो सुपरिटेंडेंट थे डॉक्टर राव और जो मेरे बॉस थे डॉक्टर आडवाणी, वो ये कहते थे कि कोई सा भी कैंसर किसी भी जगह पे कभी भी फैल सकता है। तो ये बाय एंड लार्ज ट्रू है। जो पेशेंट्स कैंसर से लड़ रहे हैं या लड़ चुके हैं, जो विजय प्राप्त कर चुके हैं, उनका हमारा संदेश यही होता है कि थोड़े थोड़े दिनों में अपना चेकअप जरूर कराते रहिए। आपका डॉक्टर आपको बताएगा कि आपको 3 महीने बाद आना है या 6 महीने बाद आना है। जैसे कर्नल साहब ने अभी बोला कि वो हर 3 महीने में अपना टेस्ट कराते हैं, तो वो समझदारी का काम है। जो आपको डेट दी जाए कि जिस टाइम पे आपको डॉक्टर को वापस दिखाना है, बशर्ते आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक है, आप खूब काम कर रहे हैं, फिर भी उस डेट पे जाकर के दिखाइए। अगर अनफॉर्चुनेटली आपकी डिजीज़ वापस आ रही है, फिर वही सिचुएशन है, जितनी जल्दी उस रिकरेंस को अपन लोग पकड़ेंगे उतना उसको दोबारा से जड़ से ख़त्म करने की उम्मीद बनेगी। अगर आपने लेट कर दिया, आपके लिवर में, लंग्स में, बोन्स में सब जगह बीमारी वापस आ गई, तो फिर जो अपना आगे बढ़ने का लक्ष्य है वो बीमारी को कंट्रोल करने का रहेगा, क्योर करने का नहीं रहेगा। तो प्लीज़ जो फॉलोअप आपको आपके डॉक्टर बोलें, जो फॉलोअप में टेस्ट आपको बोलें, वो एकदम समय से कराते रहें। चाहे आपकी तबीयत बिल्कुल अच्छी हो, 100% अच्छे हो आप, फिर भी वो चेकअप्स वो उसमें कोताही नहीं कीजिए। सर ये सवाल मैंने इसलिए नहीं पूछा कि मैं बाकियों को डरा दूं जो इलाज करा चुके हैं, जो इस वक्त सोच रहे हैं कि कैंसर से लड़ चुके हैं। इस वक्त भी कोरोना जिस तरीके से था, जिन्होंने दोनों डोज लगवा ली थी उनको भी कोरोना हुआ था, लेकिन उनको असर ज्यादा नहीं हुआ था। कहने का मतलब इतना है कि अगर आपने एक बार कैंसर को हरा दिया है तो आप ये समझिए कि आपका एक नया शरीर है और उसमें आप जितना बचाव करेंगे उतना कैंसर से बच पाएंगे। लेकिन संदीप जी, सवाल ये भी है कि सर हम क्योर तो कर रहे हैं, इलाज भी दे रहे हैं और राजस्थान में बेहतर तरीके से इलाज हो भी रहा है, लेकिन डेथ परसेंटेज कितना है? सर मैं डराने के लिए सवाल नहीं कर रहा, क्योंकि कुछ डर होना भी चाहिए, उससे सतर्कता बढ़ती है। सो देखिए, जो डेथ परसेंटेज हम बात करें वो डिपेंड करता है कि आप किस स्टेज पे कैंसर है, जो सर ने अभी आपको बताया, और कौन से टाइप का है, और उसकी जेनेटिक इनहेरिटेंस कैसा कैंसर का भी। एक ही कैंसर अलग अलग, जैसे लंग कैंसर का है तो वो भी अलग अलग टाइप का हो सकता है। एडिनोकार्सिनोमा, स्क्वामस है, स्मॉल सेल है, लार्ज सेल है, और एडिनो में भी अलग अलग जीन्स का म्यूटेशन। आजकल क्या है, जो ट्रीटमेंट और प्रोग्नोसिस है वो बहुत एडवांस्ड हो गया है, और वो डिपेंड करता है आपके जेनेटिक स्ट्रक्चर पे, एनालिसिस पे, उसके जो और एनवायरमेंटल फैक्टर्स पे एंड स्टेज पे, कौन सी स्टेज है और कहाँ का वो है। तो अगर हम डेथ परसेंटेज की बात करें तो कुछ कैंसर ऐसे हैं जो स्टेज 4 में भी क्योर हो जाते हैं, कुछ कैंसर ऐसे हैं जो अगर आप स्टेज 3 स्टेज 4 में आते हैं तो अर्ली डेथ होती है। परसेंटेज स्टिल हाई है बिकॉज
हमारे यहाँ पे बिकॉज वो स्टेज 4 में आते हैं सब कैंसर के, और जो स्टेज 4 में आते हैं तो उनको हम 90% 95% तक क्योर नहीं कैंसर्स को कर सकते, और उनके रिकरेंस भी होते हैं तो वो डेथ होती है। जो हम क्योर करने के चांस करते हैं कि स्टेज 3 में अगर किसी को क्योर कर लिया तो उनका रिकरेंस भी बड़ी फास्ट होगा और वापस भी जल्दी आएगा, पर स्टेज 1 और स्टेज 2 हो तो 90% क्योर होते हैं। तो फिर मैं वही एम्फासिस दूंगा इस चीज़ पे कि आप अर्ली डिटेक्शन हो, अपने को इग्नोर नहीं करें, और इस परसेंटेज जो डेथ की है, जो हमारे ये कह लें कि हमारी लास्ट जो डेथ हुई थी वो करीबन 10 लाख के करीब इंडियंस में हुई थी पूरे लास्ट 20 की जो डाटा है, तो उनको हम कम करके हम उसको कम से कम हम करें इसको। ठीक है, लेकिन कर्नल राकेश जी, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो खुद को एजुकेट कहते हैं लेकिन इस मामले में लापरवाही बरतते हैं, तो ऐसे में उनकी तो बात ही करना बेईमानी हो जाता है, जिनको पता ही नहीं कि उनके शरीर के साथ चल क्या रहा है। आज क्योंकि वर्ल्ड कैंसर डे है, हम लोग यहां बैठकर डिस्कस कर रहे हैं, सरकारें भी इसी तरीके से प्रोग्राम रन कर रही हैं, सामाजिक संगठन भी इसी तरीके से प्रोग्राम रन कर रहे हैं। क्या वाकई में ये नहीं होना चाहिए कि कोई भी हो, चाहे XYZ, चाहे वो सरकारी हो, कि 365 दिन किसी भी स्तर पर एक प्रोग्राम रन लगातार होता रहे, ताकि लोगों के जहन में रहे कि हाँ कैंसर है, सिर्फ कैंसर डे पे ये समझ में ना आए कि हाँ कैंसर इस तरीके से हो सकता है, ऐसे बचा जा सकता है। जागरूकता अगर हो जाएगी तो इससे बचा जा सकता है। इससे ज़्यादा अच्छा मैसेज आप दे ही नहीं सकते जो आपने अभी कहा। मैं तो खुद एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा। महात्मा गांधी हॉस्पिटल जब मैं पेट स्कैन कराने गया था और मेरी आंखें खुली की खुली रह गई थी उस समय, और तब तक मैं भी ये समझता था कि कैंसर शायद बहुत रेयर बीमारी है, और यकीन मानिए जब मैं उस हॉस्पिटल में घुसा पेट स्कैन कराने के लिए, तो पूरे कॉरिडोर्स, पूरी जगह खचाखच लोग भरे हुए थे। उस दिन मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि ये कितना ज़्यादा प्रेवेलेंट है, कितना ज़्यादा फैल चुका है ये चीज़। और जिस तरह आपने ये सही बिल्कुल कहा कि 365 दिन में एक बार हम याद ना करें वर्ल्ड कैंसर डे, एवरी डे ये मैं अपील करूंगा सब लोगों से कि जैसे डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी तरह कहा कि लाइफस्टाइल एक साधारण रखें, अच्छी रखें जी, हर चीज़ मॉडरेशन में करें। जो यंगस्टर्स हैं, आज का जो खान पान है, रहन सहन है, जो लाइफस्टाइल है, उसकी तरफ कोई भी ना तो गवर्नमेंट की तरफ से ना स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से कांस्टेंट एडवर्टीजमेंट या जिज्ञासा या अवेयरनेस जगाई जा रही है। ये आज की डिमांड है, आज की मांग है, क्योंकि आई बिलीव कैंसर एक ऐसी चीज़ है जो सिर्फ जागरूकता से ही आप अवॉइड कर सकते हैं। जितना ज़्यादा जागरूक बनाएंगे उतने ज़्यादा लोग बाग सतर्क होंगे और अपनी लाइफस्टाइल ठीक करेंगे। ठीक है, लेकिन जिस तरीके से हम लगातार बात कर रहे हैं हेमंत जी, क्या कभी वो वक्त आएगा, कभी वो दिन आएगा जब हम कहेंगे कि हाँ 100% इसको क्योर किया जा सकता है, किसी भी स्टेज में जाके इसका इलाज किया जा सकता है? क्या कभी हम वैज्ञानिक तौर पर, मेडिकल तौर पर इतने सशक्त हो पाएंगे? We would like to believe that yes, but I am pretty confident कि मेरे लाइफ टाइम में तो ऐसा नहीं होएगा कि अपन 100% ऑफ कैंसर्स 100% ऑफ द टाइम्स क्योर कर पाएँ जी। बट जिस हिसाब से प्रोग्रेस हो रही है, 30 साल का विटनेस तो मैं हूँ। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। एक प्रकार का ब्लड कैंसर होता है जिसको हम लोग क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया बोलते हैं। जब मैंने ऑन्कोलॉजी शुरू करी थी तो आमतौर पे 4 या 5 साल में जो है वो पेशेंट का सर्वाइवल होता था, और दवाइयाँ देते थे हम। कुछ महीनों के लिए बीमारी रुकाव में आती थी, फिर बीमारी बढ़ती थी, तिल्ली बढ़ती थी, काउंट्स बढ़ते थे, और 4-5 महीने में मरीज शांत हो जाता था। 2005 में एक दुनिया में डिस्कवरी हुई, ये मालूम चला कि जो जीन है जिसके कारण से क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया होता है जी, उस जीन के अगेंस्ट एक टारगेटेड दवाई मार्केट में उतरी। उस दवाई को इमेटिनिब बोलते हैं, ग्लीवैक के नाम से आती थी। और मैंने चमत्कार देखा है। वो मरने वाला पेशेंट बिस्तर पे लेटा हुआ है। वी वर श्योर कि ये 1 हफ्ते 2 हफ्ते में दिस पेशेंट विल नॉट सर्वाइव मोर देन दैट। उस पेशेंट को वो टारगेटेड दवाई, गोली, सिर्फ 1 कैप्सूल अ डे, 1 कैप्सूल अ डे, हार्डली एनी साइड इफेक्ट्स। 15 दिन में, 3 हफ्ते में वो डाइंग पेशेंट खड़ा होकर चलने लग जाता था। और आज की तारीख में क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया को हम लोग एक क्योरेबल कैंसर मानते हैं जी।
आज की तारीख में किसी को CML होता है और उसका अच्छा ट्रीटमेंट होता है तो उसका लाइफ स्पैन जो उसी एज का, उसी सेक्स का, बिना क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया का शख्स है उसके जितने लाइफस्टाइल है, उसका लाइफ स्पैन है उसका। सो ऐसी प्रोग्रेस जो है वो बहुत सारे कैंसर्स में हो रही है। टारगेटेड थेरेपीज़ हमारे साइंटिस्ट डिस्कवर कर रहे हैं, मार्केट में आ रही हैं वो दवाइयाँ। इम्यूनोथेरेपी नाम की एक पूरी की पूरी नई फील्ड है जिसमें अपने खुद के जो इम्यून सेल्स हैं, T सेल्स हैं, उनको अपन सशक्त कर देते हैं कैंसर के सेल्स को पूरे शरीर में, कैंसर की कोशिकाओं को ढूंढने के लिए और शरीर से एलिमिनेट करने के लिए। सो ये सब एडवांसेस जब हम लोग देखते हैं और जितनी एडवांस कैंसर में हो रही है, आई थिंक किसी भी मेडिकल फील्ड में नहीं हो रही है, तो आई एम वेरी होपफुल कि इन द नेक्स्ट 10, 15, 20, 50 ईयर्स जो आप सिचुएशन इमेजिन कर रहे हैं वो संभव हो सकती है। तो सर फिर हम यकीन से कह सकते हैं कि आप उस स्टेज को देखेंगे सर। इतनी जल्दी नहीं जाने देंगे सर आपको, संदीप जी, क्योंकि आज सोशल मीडिया का ज़माना है सर। सोशल मीडिया पर बहुत कुछ चल रहा होता है कि कैंसर के लिए आप ये ले लीजिए, कैंसर के लिए आप पपीता के पत्ते खा लीजिए, ये वाली छाल ले लीजिए, झोला छाप डॉक्टर्स अलग तरीके के दावे करते हैं। क्या इनसे बचने की ज़रूरत है? आपको लग रहा है कि वाकई में आयुर्वेद या फिर घरेलू नुस्खों में वो दम है जो इसको क्योर कर सकता है? बिल्कुल, अभी हम बात करते हैं कि जो ट्रीटमेंट पार्ट और प्रिवेंटिव पार्ट की, तो अगर हम कोई चीज़ खाते हैं आयुर्वेद का हमारे जैसे हम खाना खाते हैं, भोजन खाते हैं, सेम थिंग आयुर्वेद है। तो अगर ये देखो, इसमें डिमार्केशन होना चाहिए, एक होता है प्रिवेंटिव और एक होता है आपका न्यूट्रिशनल वैल्यू। तो आयुर्वेद न्यूट्रिशनल वैल्यू जरूर प्रोवाइड करवाता है, एंटीऑक्सीडेंट होते हैं ये सब जी जो ट्रीटमेंट। मेरा सीधा मतलब है कि झोला छाप डॉक्टर कहता है कि ये पुड़िया खा लो, 6 महीने खा लो, कैंसर सही हो जाएगा। क्या ये संभव है? ये केवल हमारे इंडिया में होता है, बाहर ऐसा नहीं होता है, इसीलिए 70% लोग वो सर्वाइव करते हैं और हमारे यहाँ 70% लोग एडवांस स्टेज में आते हैं। बस इतना कहना है मुझे। सर बचना चाहिए इनसे, और अगर आप इनके चक्कर में आएंगे तो आप अपनी जो स्टेज 1, स्टेज 2 जो हम इतना डिस्कशन कर रहे हैं, इतना हमारा फोकस है इस चीज़ों पे, तो उसके ऊपर हमारा वही सेम चीज़, हमारा कोई ये यूजलेस है हमारा ये फिर जो डिस्कशन, और हमारे जो पेशेंट्स हैं उनकी लाइफ डेंजर में हो जाती है ऐसे पेशेंट्स की, और अर्ली स्टेज को हम उस विंडो पीरियड जो होता है अर्ली स्टेज में डिटेक्शन का, वो निकल जाता है। इसमें यानी कि कह सकते हैं कि झोला छाप के चक्कर में ना चले, झोला छाप झोला उठाकर चला जाएगा और आपको मरता हुआ छोड़ जाएगा। यस, एंड एक चीज़ मैं यहाँ पे और कहना चाहूँगा कि जो हमारी सरकार, जो राजस्थान सरकार प्रयास कर रही है, जो हमने वैन की बात करी है, 9 वैन आ गई है, और आने वाले टाइम में हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ये वैन्स होंगी स्क्रीनिंग की। अगर आपको ऐसा कुछ होता है, मान लीजिए कि आप यहाँ नहीं आ सकते जयपुर में, या आप यहाँ इलाज नहीं करा सकते, और अगर जैसा कि हमारे सर ने भी डिस्कस किया और आप सब ने डिस्कस किया कि जो अगर आपको कोई सिम्टम दिखता है तो इग्नोर नहीं करें, तो आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल पे वो वैन पहुँचने वाली जो कम से कम 6 कॉमन। वापस मैं आपके पास आऊँगा सर, शायद आपका माइक गिर गया है, आवाज़ सही तरीके से नहीं, उसको प्लीज़ टैग कीजिए। लेकिन ज्योति जी, मैम एक अलग समस्या भी नजर आती है, हालांकि मुझे लगता है वो आपने ज़्यादा अच्छे से महसूस की होगी मैम, कि जब एक महिला को कैंसर होता है तो एक महिला की अपने परिवार के बीच में एक पोजीशन होती है। क्या उस पोजीशन में कोई कमी नजर आती है? महिला का जो खुद का स्वाभिमान होता है, जब बाल झड़ जाते हैं, एक बीमारी से लगातार वो लड़ रही होती है, हेल्थ इश्यूज आते हैं, अंदर से कमज़ोर महसूस करती है, क्या उसका रिफ्लेक्शन परिवार में होता है? और ख़ासकर अगर मैरिड महिला है, मैरिड कपल है, क्या कैंसर होने के बाद उनका सोशल लाइफ के साथ साथ जो एक हस्बैंड वाइफ वाली लाइफ है, क्या उसमें भी असर पड़ता है? मैं सवाल इसलिए कर रहा हूं मैम क्योंकि इनसे ही अवसाद पैदा होता है, क्योंकि सब साथ खड़े फिर तो लड़ लेंगे, लेकिन क्या ये दर्द महसूस होता है, ये कमी महसूस होती है? बिल्कुल, बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। और एक कैंसर से लड़ाई तो वो महिला लड़ती ही है, एक और लड़ाई उसके साथ शुरू हो जाती है, ये अक्सर महसूस किया जाता है। और कैंसर के बाद मैं बहुत बार जब उन पेशेंट से मिलती हूँ, वो जो फीमेल पेशेंट होती हैं, उनकी व्यथा और उनकी कहानी को सुनती हूँ, तो बिल्कुल वही बातें सामने आती है जो आपने अभी कही हैं। हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में निश्चित रूप से बहुत प्रभावित होते हैं वो रिलेशन। एक महिला जो एक वजूद रखती है अपनी फैमिली में, जहाँ उसका एक वजूद होता है, वो शारीरिक रूप से कमज़ोर हो जाती है, उसके बाल झड़ जाते हैं, उसकी सुंदरता लुप्त हो जाती है, तो एक आत्मविश्वास में कमी तो आती है। लेकिन ये ऐसा हमारे इंडिया में ही ज़्यादा होता है, ऐसा मुझे महसूस हुआ हमारे घरों में। लेकिन
यदि जो जागरूकता की हम बात करते हैं तो जो फैमिली के लोग हैं, मुझे लगता है उनकी काउंसलिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। कई बार तो मैंने ऐसा देखा है कि एक जॉइंट फैमिली के लोग जैसे ही किसी महिला को कैंसर होता है, डॉक्टर के पास आते हैं, शायद उस महिला को तो कुछ बोलने ही नहीं दिया जाता। उसके जो जेठ, उसके ससुर, उसके घर के लोग होते हैं, वही डिसीजन कर लेते हैं। और जब बताया जाता है कि अब तो सरकार शायद इतना खर्चा भी उठाने लगी है, जब इतना खर्चा हो जाएगा तो उस चीज़ से भी वो लोग घबरा जाते हैं और उस महिला को शायद पता ही नहीं होता और वो फर्स्ट स्टेज से कब आधे इलाज के साथ आगे पहुंच जाती है। जी, मैं एक बात और सभी महिलाओं से आज यहाँ कहना चाहूँगी, अपने एक्सपीरियंस से कहना चाहूँगी कि ये बात भी है कि कर्नल राकेश जैसे, डॉक्टर हेमंत मल्होत्रा जैसे और डॉक्टर संदीप जसूजा जैसे लोग होते हैं, कई सर्वाइवर होते हैं जो इन निराशा भरे पलों में आशा की अलख जगाते हैं, हमारे साथ होते हैं। लेकिन आपका खुद का भी अपने साथ रहना ज़रूरी है इस ट्रीटमेंट के दौरान। और एक बात जो मैंने महसूस की है कि एक शौक़ को अपने अंदर ज़रूर पाले रखिए। कोई व्यक्ति ये नहीं सोच सकता कि मुझे कल कैंसर हो जाएगा या मुझे कोई और ऐसी, इसके अलावा भी बहुत सारी बीमारियां होती है, ऐसी बीमारी से मैं घिर जाऊंगा। कोई भी ऐसी कल्पना नहीं करता। लेकिन यदि आप एक शौक़, एक हुनर अपने अंदर ज़िंदा रखते हैं तो वो बस उसकी अंगुली थाम लीजिए और आप आगे बढ़ते चले जाएंगे और पीछे रह जाएगी ऐसी बीमारी। लेकिन मैम जब हम आपके फोटो देखते हैं आपको तो फिर समझ ही नहीं पा रहे हैं हम कि कितने शौक हैं। कभी आप घुड़सवारी करते नजर आते हैं, कभी आप उद्घोषक की भूमिका में नजर आते हैं, कभी आप फुलवारी करते नजर आते हैं। मैं ये कहूँगी कि गालिब का एक शेर है कि हज़ारों ख्वाहिशें दिल में, हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमा लेकिन फिर भी कम निकले। शायद अब लगता है कि बहुत सारी ख्वाहिशें मुझे पाल लेनी चाहिए थी और इन ख्वाहिशों को सहारे ही मैं ज़िंदा हूँ। मुझे लगता है कि मैं क्या क्या कर लूँ। अब लगता है कि ज़िंदगी बहुत छोटी सी है, बहुत सारी ख्वाहिशों को पूरा कर लूँ। कर्नल राकेश जी, सर अंतिम कमेंट मैं आपसे चाहूँगा। वैसे तो वक्त हमारे पास थोड़ा कम है और मन बहुत ज़्यादा कि आपसे चर्चाओं को आगे जारी रखा जाए, लेकिन फिर भी जो इस वक्त हमारे प्रोग्राम को देख रहे हैं उनमें दोनों हैं, जिनको कैंसर हो रहा होगा वो भी होंगे और जो अभी सही होंगे, स्वस्थ होंगे और बैड हैबिट्स की तरफ होंगे वो भी होंगे। उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, जो बैड हैबिट्स की तरफ है, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि एक टाइम होता है हर चीज़ करने का। बहुत टाइम आप बहुत सारी चीज़ों से दूर नहीं रह सकते, बट आदत, एक एडिक्शन ना पालें किसी चीज़ का, पहली बात। और जितनी दूर रह सकें कुछ चीज़ों से वो ज़रूर करना चाहिए। दूसरी चीज़, जो कैंसर से अभी पीड़ित हैं या जूझ रहे हैं, ठीक हो रहे हैं, तो जैसे मैडम ने कहा, देखिए ज़िंदगी में लाइफ एक बार होती है। बहुत अच्छा लगता है जब हम योलो कहते हैं, यू ओनली लिव वंस और समथिंग, बट उसका महत्व तब समझ में आता है जब आपके साथ कुछ होता है। एंड वही वो एक टाइम होता है जब आपको एक्सट्रीम लेवल ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग रखनी पड़ती है। क्योंकि मैं ये ज़रूर मानता हूँ, जैसे मैडम ने बिल्कुल सही कहा या डॉक्टर साहब ने कहा, कि अपने आप को जितना व्यस्त रख सको और जितना पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड में रहो, ये चीज़ आप ज़रूर हरा सकते हैं और ज़रूर डिफीट कर सकते हैं। ये डिफीटेबल है, इससे दब के नहीं रहना है। ज़िंदगी एक है और अगर हो भी जाता है तो इट इज़ नॉट ओवर टिल द टाइम इट इज़ ओवर। सो दैट इज़ द स्पिरिट दैट यू मस्ट कीप। ठीक है संदीप जी, फाइनल कमेंट सर, एक सजेशन। सिंपल, अगर आप अपनी अच्छी लाइफस्टाइल रखें तो हम इस कैंसर से हम बच सकते हैं। और एक मेरा जो मैसेज है कि आप इन भ्रांतियों से दूर रहें और आज के बाद प्रण करें कि आप इन नशे पत्ते से, इनसे दूर रहेंगे तो हम इन कैंसर से बच सकते हैं। और अपनी लाइफस्टाइल को थोड़ा चेंज कर ले। और यंगस्टर्स, तो आने वाले पीढ़ियों में हम कैंसर को ख़त्म नहीं कर सकते, बट इनसे कैंसर से होने वाली मौतों को बिल्कुल रोक देंगे। ये हमारा प्रॉमिस है। हेमंत सर, जो आज अपन 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे मना रहे हैं, जो संदेश दे रहे हैं, जो जागरूकता फैलाने की कोशिश हो रही है, मेरा संदेश ये है कि 365 दिन, 365 डेज अ ईयर शुड बी वर्ल्ड कैंसर डे। एंड द सेम मैसेज जो आज हम लोग फैला रहे हैं, जो जागरूकता आज फैला रहे हैं, ये पूरे के पूरे साल, हर दिन साल का यही जागरूकता अपने को फैलानी है, यही पॉजिटिविटी मेंटेन करनी है, सतर्क रहना है, अपने शरीर को जानना है और मिथ्स
और फिक्शन से दूर रहना है। सर, आप सभी हमारे साथ प्रोग्राम का हिस्सा बने, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन अंत में मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, जो राजस्थान को जानते हैं तो उन्होंने देखा होगा कि रेत के बवंडर आते हैं, शहर खो जाते हैं। रेत के बवंडर आते हैं, शहर खो जाते हैं, लेकिन फिर वापस शहर वहीं पर नजर आते हैं। ये कैंसर भी ऐसा ही है, आएगा आपके शरीर में, डराएगा, लेकिन डरना नहीं है, इलाज कराएंगे और उसके बाद आप फिर कर्नल राकेश जी की तरह, ज्योति जी की तरह ऐसे ही मुस्कुराते हुए नजर आएंगे, क्योंकि सूरज की रोशनी में उजाले की खोज है। इस लाइन का मतलब सिर्फ इतना कि आप देख रहे हैं चारों तरफ कि कैंसर कैसे होता है, कैसे नहीं होता है, जैसे कि सूरज की रोशनी हमेशा होती है, लेकिन उसमें उजाले की खोज का मतलब आपकी उस जागरूकता से है जो आपको कैंसर से बचाए, और अगर कैंसर हो गया है तो वक्त पर उसके इलाज के लिए आपको अस्पताल तक पहुंचाए, क्योंकि लड़ना है, डरना नहीं है। नमस्कार।